शाम के चाय नाश्ते पर आए देवरानी के मायके वाले। जेठानी जी, सच सच बताओ, आपने शाम के चाय के नाश्ते में ऐसा क्या बनाया था जिसे खाकर मेरे परिवार वालों की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई? अरे बोलती क्यों नहीं है? ऐसा क्या बनाया था तूने शाम के चाय के नाश्ते में जो इसके परिवार की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई? आखिर ऐसा क्या खाया गायत्री ने शाम के चाय के नाश्ते में जो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई? और जेठानी के मुंह पर ये कैसी चुप्पी थी? क्या सच में उसने शाम के चाय के नाश्ते में कुछ मिलाया था? जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। ये लीजिए माँ जी, मैंने और देवरानी जी ने आपके लिए शाम के चाय के नाश्ते में समोसा और कचौड़ियाँ बनाई हैं। हाँ मेरी दोनों प्यारी बहू, तुमने तो ये बहुत अच्छा किया। हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई और ठंड में शाम के चाय नाश्ते में कचौड़ियाँ समोसे तो मेरे फेवरेट हैं। दीपिका का पूरा ससुराल शाम का चाय नाश्ता कर रहे होते। कुछ देर बाद रेशमा रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लग जाती है। दूसरी तरफ दीपिका अपने कमरे में आकर अपनी भाभी को फोन करती है। और भाभी कैसी हो तुम? और तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी माँ और बहनें कैसी हैं? अरे अरे बोलती ही जा रही हो, थोड़ा सांस तो ले ले। और हाँ, यहाँ सब ठीक है, तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ भाभी, अभी बस शाम का चाय नाश्ता करके आई तो सोचा आपसे थोड़ा बात कर लूँ। अच्छा है नन्ना जी, ठंड में शाम के चाय नाश्ते का मजा तो आप ही ले रही हो। ऐसे क्यों बोलती हो भाभी? आप कौन सा कोसों दूर रहती हो? कभी कभी आपका मन हो तो मेरे ससुराल आ जाया करो, मैं आपको शाम का चाय नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी। हल्की हल्की ठंड पड़ रही होती और दीपिका के इतना जिद करने पर कोमल पूरे परिवार को लेकर दीपिका के ससुराल पहुंचती है। दीदी आप, दीपिका देखो तुम्हारे मायके के सब आए हैं, आइए ना अंदर आइए। भैया भाभी ज्योति माँ, आप सब आ गए? आते आते शाम हो गई, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए शाम का चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। दीपिका तुम अपने मायके वालों के साथ बैठो, पहली बार आए हैं ये लोग, ठंड भी बहुत ज्यादा है आज। आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए शाम का चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी और रेशमा अब सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। कुछ देर बाद रेशमा टेबल पर आलू चाट, प्याज के पकौड़े, पालक के पकौड़े, ब्रेड सैंडविच बनाकर टेबल पर रखती है। अरे वाह, चाय के नाश्ते में इतने सारे स्नैक्स, दीपिका के तो मजे हैं। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी दीपिका की बहन ज्योति कहती है, दीदी बचे हुए समोसे पकौड़े पन्नी में ना बांधकर मुझे दे देना, मैं घर लेकर जाऊंगी और अपने घर पर खाऊंगी। रेशमा को ज्योति की ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो सबके जाने के समय पन्नी में बचा हुआ सारा नाश्ता बांधकर ज्योति के हाथ में दे देती है और ज्योति उसे लेकर अपने घर चली जाती है। माँ जी, नंद जी के तो मजे हैं, ठंड में रोज शाम के चाय नाश्ते में उसे इतने टेस्टी टेस्टी स्नैक्स खाने को मिलते हैं। हाथ पैर चलाना सीख बहू, तो मुझे भी शाम के चाय नाश्ते में टेस्टी टेस्टी खाने को मिलेगा। जब नंद के ससुराल में शाम का चाय नाश्ता मिल रहा है तो फिर मुझे हाथ पैर चलाने की क्या जरूरत है? क्या सोच रही है बहू, शाम का चाय नाश्ता तो मेरी बेटी के यहाँ से कर ही लिया तूने, अब जाकर रात का खाना ही बना ले। उस दिन के बाद से अब दीपिका के मायके वाले रोज उसके ससुराल में शाम के चाय नाश्ते के समय पर पहुंच जाया करते, कोई ना कोई बहाना बनाकर। तभी एक दिन फिर रेशमा शाम को चाय नाश्ता लेकर बैठती है कि तभी डोरबेल बजती है। अरे आप लोग यहाँ आज फिर से? आज क्या हुआ? दीपिका, आज फिर तुम्हारे मायके वाले आए हैं? दीपिका के पूरे मायके वाले आकर सोफे पर बैठते हैं जहाँ टेबल पर शाम का चाय नाश्ता रखा हुआ होता है। मैं तो ये बिस्कुट और ये काजू मूंगफली बादाम वाली नमकीन खा लूं? हाँ हाँ खा लो बेटा, ये कोई पूछने की बात है। ज्योति जैसे ही प्लेट से नमकीन उठाती है कि सारी नमकीन की प्लेट जमीन पर गिर जाती है और प्लेट टूट जाती है, जिसे देखकर रेशमा का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो छोटी ज्योति पर बरस उठती है। ये सब क्या किया? दीपिका, तुम्हारे मायके वालों को जरा भी तरीका नहीं है क्या? पिछली बार भी जब ये शाम के चाय के नाश्ते पर आए थे तो ज्योति ने समोसा खाकर अपना तेल वाला हाथ सोफे के कवर पर पोंछ दिया था, जिससे इतना महंगा सोफा कवर खराब हो गया। रेशमा बरसते हुए रसोई में चली जाती है जहां वो फिर से अपने ससुराल वालों के साथ साथ इस ठंड में अपनी देवरानी के मायके वालों के लिए भी शाम का चाय नाश्ता बना रही होती है। तभी वहां पर दीपिका आती है। अरे पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है देवरानी के मायके वालों ने, रोज शाम के चाय के नाश्ते के वक्त ही कोई ना कोई बहाना बनाकर यहीं आ जाते हैं। किसकी बात कर रही हो जेठानी जी?
यही कि इतनी ठंड में तुम्हारे मायके वाले शाम के चाय नाश्ते पर हर रोज आ जाते हैं और तुम भी हो कि उनके साथ बैठकर बातें बनाती हो और मुझे अकेले ही ससुराल वालों के साथ साथ तुम्हारे मायके वालों के लिए भी शाम का चाय नाश्ता बनाना पड़ता है। अरे जेठानी जी, तो आप मुझसे मदद मांग लेती ना, मैं आपकी मदद कर देती। अब क्या मदद करोगी तुम? अब तो सब कुछ मैंने बना लिया शाम के चाय नाश्ते के लिए। रेशमा फिर से मीठी मीठी ठंड में सबके लिए शाम का चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती है। सभी लोग शाम का चाय नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी कोमल कहती है, दीपिका तुम्हारे भाई के ऑफिस का ट्रांसफर यहीं पास में हो गया है, तो अभी 1 महीने के लिए हम लोग यहीं पर रहेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना दीपिका? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से रहिए 1 महीना। तब तो मुझे अब शाम के चाय नाश्ते में अपने ससुराल वालों से लेकर देवरानी के मायके वालों का भी चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं इतनी मेहनत इन लोगों के लिए नहीं करने वाली। क्या हुआ रेशमा जी, क्या सोच रही हो? हमारे यहाँ रहने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रेशमा को अब ठंड में रोज रोज ससुराल वालों के साथ साथ देवरानी के मायके वालों का भी शाम का चाय नाश्ता बनाना पड़ता था। रेशमा रसोई में शाम का चाय नाश्ता बनाते हुए, ऐसा शाम का चाय नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी कि 1 महीने क्या 1 हफ्ते के अंदर अंदर देवरानी के मायके वाले अपने घर चले जाएंगे। रेशमा अब अपना षड्यंत्र रचना शुरू करती है। वह भगोनों में से रात का बासी आलू लेकर समोसे बनाती है और शाम के चाय नाश्ते में देवरानी के मायके वालों को सर्व करती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता और देवरानी के मायके वाले बासी आलू का समोसा शाम के चाय नाश्ते में खा लेते हैं। कुछ देर बाद गायत्री, आज शाम को चाय नाश्ते के बाद से मेरे पेट में तो गैस ही बन गई है, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। अरे माँ जी, वही समोसा तो मैंने भी खाया है, आपकी उम्र हो गई है और वैसे भी आपको शाम के चाय नाश्ते की तो आदत है नहीं, यहाँ फ्री का मिल रहा है तो उससे आपके पेट में दर्द हो रहा है। काम चोरी की वजह से कोमल अपने सास की तकलीफ को इग्नोर कर देती है। रेशमा भी अब रोज शाम के चाय नाश्ते में कभी बासी पकौड़ों को तल के रख देती तो कभी सड़ी गली सब्जियों से सैंडविच बनाकर शाम के चाय नाश्ते में सबको खिला देती। तभी एक दिन, ओह बहुत दर्द हो रहा है पेट में। क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ, कुछ बोलिए ना। दीपिका ऐसा बोल ही रही होती है कि तब तक कोमल और ज्योति वहां हॉल में ही उल्टी कर देती हैं। दीपिका परेशान होते हुए अपने पूरे परिवार को हॉस्पिटल लेकर जाती है। इन सभी को फूड पॉइजनिंग हुआ है, डेली डेली बासी खाना खाने से। कुछ दवाइयाँ दी हैं, जल्द ही आराम आ जाएगा। जेठानी जी, सच सच बताओ, आपने शाम के चाय नाश्ते में ऐसा क्या बनाया था जिसे खाकर मेरे परिवार वालों की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई? अरे बोलती क्यों नहीं है? ऐसा क्या बनाया तूने, क्या मिलाया था शाम के चाय नाश्ते में जो इसके परिवार की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मैं अपनी देवरानी के मायके वालों से इरिटेट हो गई थी और रोज रोज ठंड में शाम का चाय नाश्ता बनाकर मैं परेशान होने लगी थी, इसलिए कुछ समय से मैं शाम के चाय नाश्ते में सबको बासी नाश्ता बनाकर खिला रही थी, जिससे उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। जेठानी जी, अगर आप इतनी परेशान हो गई थी तो एक बार आप मुझसे मदद मांग लेती, आपने ये सब क्यों किया? कोई बात नहीं रेशमा, मेरी भी गलती है, ऐसे रोज रोज अपनी नंद के मायके नहीं आना चाहिए, इज्जत कम होती है। दीपिका अपने पूरे परिवार को डिस्चार्ज करके घर पर लेकर जाती है। कोमल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ रेशमा शाम के चाय नाश्ते में सबके लिए फ्रेश चाय और नाश्ता बनाकर लाती है और ठंड में पूरा परिवार शाम का चाय नाश्ता खुशी खुशी करते हैं। अरे ये प्रेस कितनी गर्म हो गई है, ठंडी कैसे होगी? एक काम करती हूँ, बंद कर देती हूँ। जेठानी जी, आपसे प्रेस भी नहीं हो पा रही है। अगर प्रेस गर्म हो गई है तो इसमें गर्म और ठंडा करने का ऑप्शन होता है, आपके बस की तो कुछ भी नहीं है। गवार लोग ना जाने इतने ज्यादा क्यों गवार होते हैं। ये गवार गवार क्या लगा रखा है तुमने? मैं कोई गवार नहीं हूँ और तुम्हें भी तो बहुत से काम नहीं आते। मैं आपकी तरह गवार नहीं हूँ, मॉडर्न हूँ, मुझे सब आता है, समझिए आप। इतना बोलकर अवनी अपनी जेठानी का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहल्ले में साग बेचने वाला आता है, जिसे देखकर दोनों बहुएं बहुत खुश होती हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, यहाँ पर कुछ लोगों को ये लगता है कि मुझे घर के काम नहीं आते करने, और वैसे भी ठंड आ चुकी है और ठंड में साग ना खाया तो क्या खाया, इसीलिए आप साग ले लीजिए। इस बार साग मैं बनाऊंगी।
हाँ माँ जी, अब तो आप 4 किलो साग ले ही लो। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी मॉडर्न देवरानी कितना अच्छा साग बनाना जानती है। अरे बस करो, मौसम बदलते हैं, पर तुम दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती। तुम दोनों नहीं बोलती तो भी मैं सर्दी में साग जरूर लेती। दोनों बहुओं के कहने पर उषा 2 किलो साग ले लेती है, जिसे लेकर अपनी रसोई में जाती है और उसमें नमक, मिर्च और लहसुन काटकर कुकर में सीटी लगने के लिए छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद वो सारे साग को निकाल कर उसका पानी अलग कर देती है और ग्राइंडर में दरदरा पीस करके लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, आमचूर, सरसों डालकर उसका तड़का लगाती है और काफी देर तक उसे फ्राई करती है। और शाम को जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो घर वालों को परोसती है। ये लीजिए माँ जी, इस ठंड में अपनी मॉडर्न बहू के हाथों का गर्मा गर्म साग खाइए। और मेरी गंवार जेठानी जी, आप भी टेस्ट करके देख लीजिए, क्या पता आपको मेरी कोई चीज पसंद आ जाए। अरे वाह छोटी बहू, तुम शहर में रहकर भी इतना अच्छा खाना बनाना जानती हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था। सच में उषा छोटी बहू ने साग तो बड़ी बहू से भी ज्यादा टेस्टी बनाया है। माइंड ब्लोइंग छोटी भाभी, मजा आ गया ये साग खाकर। काश कि इस साग के साथ मक्के की रोटी भी होती। बेटा सही याद दिलाया तूने, सर्दी आ गई, मैं सोच रही हूँ कि अब घर में मक्के का आटा ले ही आऊं और अब रोज हम मक्के की रोटी और सरसों का साग खाएंगे, वो भी अपनी दोनों बहू के हाथ का। उषा अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाकर थोड़ी देर बाद अकेली दुकान जाती है और वहां से मक्के का आटा लेकर आ जाती है और रोटी बनाने की जिम्मेदारी अपनी बड़ी गवार बहू को दे देती है। और अगली रात जब साग बनाकर अवनी हटती है तो वो देखती है कि उसकी गवार जेठानी छत पर मिट्टी के चूल्हा में आग जला रही है। गांव के लोगों को कितनी ही फैसिलिटीज क्यों ना दे दो, पर वो अपना गंवारपना कभी नहीं छोड़ते। इतनी ठंड में आप मिट्टी का चूल्हा छत पर बना रही हैं। अरे क्या करोगी मिट्टी के चूल्हे पर आप? क्या गैस जलाना भी भूल गई हो? तो मॉडर्न लोगों की आदत है गैस मिक्सी इस्तेमाल करने की, पर कुछ चीज देसी तरीके में खाने में अच्छी लगती है। तुम देखना अपनी गंवार जेठानी का देसी तरीका। दिशा अपने हाथों से मिट्टी का चूल्हा बना लेती है और अगले दिन जब नीचे रसोई में अवनी साग बना रही होती है तो वहीं ऊपर छत पर बैठकर ठंड से कांपती हुई दिशा सबके लिए मक्के की रोटियां बनाती है। जेठानी जी, रोटियां बनी या नहीं बनी? हाँ बस बनने वाली हैं, लेकर आ रही हूँ। अब मैं फिर कुछ बोलूंगी तो आप बोलोगी कि मैं बोलती हूँ, पर अगर आप अपना गंवारपन हटाकर नीचे गैस पर रोटियां बनाती ना तो आधे घंटे में सारी रोटियां बन जाती। और आपने मक्के की रोटी इतनी बड़ी बड़ी क्यों बनाई है? मैं तो आधी रोटी भी ना खा पाऊँ। मेरी प्यारी मॉडर्न देवरानी जी, लगता है तुमने जिंदगी में कभी मक्के की रोटी खाई नहीं है। मक्के की रोटी ऐसी ही बनती है और चूल्हे पर ही अच्छी बनती है। खाना बन चुका है, अब चलो नीचे। दोनों देवरानी जेठानी खाना लेकर नीचे जाती हैं, जहां पूरा परिवार गवार बहू की मक्के की रोटी और मॉडर्न बहू का सरसों का साग खाकर दोनों ही बहुओं की खूब तारीफ करता है। माँ, आपके हाथों का खाना खाने के बाद पहली बार मुझे भाभी और अवनी के हाथों का खाना पसंद आया है। ये बात तो सच कहा भैया आपने। माँ के बाद हमारी दोनों भाभियां साग और मक्के की रोटी बनाने में एक्सपर्ट हैं। अपनी अपनी तारीफ सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश होती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं छोड़ती। देखा था ना अवनी, उस दिन तुमने मेरे हाथों की रोटी सबको कितनी पसंद आई और उस दिन से ही हमारे घर में रोज मक्के की रोटी और सरसों का साग बनने लगा। इसीलिए बोलती हूँ कुछ सीख लो अपनी गंवार जेठानी से, आगे चलकर काम आएगा। अब मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि आप जैसी गंवार से कुछ काम सीखूं। भले ही मैं शहर में रह रही हूँ, पर मेरी माँ ने मुझे सारे संस्कार दिए हैं और ये मक्की की रोटी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसे आप हाथ पर ठोक कर चूल्हे पर बनाती है ना, इसे मैं बेलन से बेल कर तवे पर बना सकती हूँ, और वो भी आपसे जल्दी। तुम इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती हो अवनी? ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हंसी ना आए। दिशा की बातें सुनकर अवनी का मुंह बन जाता है और अब रोज रोज मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर दोनों देवरानी जेठानी परेशान होने लगती हैं। और रोज ठंड में छत पर बैठकर चूल्हे पर मक्के की रोटी बनाने की वजह से दिशा की कमर में ठंड लग जाती है और वो उठ नहीं पाती। क्या हुआ बहू, आज तो सुबह से कमरे में ही है, तबीयत ठीक तो है? हाँ माँ जी, क्या बताऊँ, कमर दर्द से टूट रही है। लगता है मेरी कमर में ठंड लग गई है। और आज भी आप सरसों का साग उठाकर ले आई हैं। मक्के की रोटी अब कौन बनाएगा? बहू चिंता क्यों करती है? तेरी देवरानी भले ही मॉडर्न है, पर वो भी घर के काम करना जानती है। आज वो बनाएगी सारा खाना, तू बस आराम कर।
उषा के कहने पर दिशा आराम करती है और उषा अवनी के पास जाती है जहां अवनी साग बना रही होती है। बहू, बन गया साग? हाँ माँ जी, बन गया। दीदी ने बना ली मक्के की रोटी। अरे बहू, तेरी जेठानी की कमर में दर्द है, उससे काम नहीं होगा, इसलिए आज तुझे ही छत पर बैठकर मक्के की रोटी बनानी होगी। अगर तू गैस पर बना सकती है तो गैस पर बना लेना। वैसे मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू मॉडर्न है, तू साग की तरह मक्के की रोटी भी अपनी गंवार जेठानी से अच्छी बनाएगी। क्या मक्के की रोटी? अब मुझे गंवार की तरह छत पर बैठकर चूल्हे पर हाथों पर ठोकते हुए मक्के की रोटी बनानी होगी? मुझसे तो गेहूं की रोटी नहीं बनती सही से, मक्के की रोटी कैसे बनाऊंगी? अवनी गहरी सोच में पड़ जाती है और YouTube का सहारा लेती है और मक्के की रोटी आसान तरीके से बनाना सीखती है। और YouTube से देखते हुए वो एक पन्नी पर मक्के का आटा रोटी बनाती है, पर फिर भी उससे रोटी नहीं बनती और देखते ही देखते रात के 10 बज जाते हैं। माँ, इतनी ठंड में तो हम 9 बजे तक खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, तो आज तो 10 बज गए। आज हमें खाना मिलेगा या नहीं? बहू, अरे बहू, खाना बनाया नहीं? मेरी गंवार जेठानी आराम कर रही है और मैं यहाँ मक्के की रोटी बना बना कर पागल हो रही हूँ। एक भी रोटी नहीं बनी मुझसे और इन लोगों को खाने की पड़ी है। कुछ देर बाद उषा रसोई में जाती है जहाँ वो देखती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अवनी से रोटियां नहीं बन पा रही हैं। जिसके बाद उषा खुद छत पर जाकर चूल्हे पर रोटियां बनाती है। अगले दिन अवनी भी बीमार होने का नाटक करती है और उषा खुद सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाती है। और जब दोनों बहू और उसका पूरा परिवार खाने के लिए आता है तो दोनों बहू अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, अभी तो 8 बज रहे हैं और आपने ठंड में इतनी जल्दी साग और मक्के की रोटी दोनों बना लिए। और माँ जी, आपने तो हम दोनों देवरानी जेठानी से अच्छा खाना बनाया। आपने ये सब कैसे किया? वो इसीलिए बहू, क्योंकि ना मैं मॉडर्न हूँ और ना ही मैं गंवार। मुझे मॉडर्न लोगों की तरह शहरी तकनीकी का इस्तेमाल करना भी आता है और गांव की तरह चूल्हे पर खाना बनाना भी। अगर तुम दोनों भी देवरानी जेठानी ये चीज समझ लेती और एक दूसरे की मदद करती तो किसी एक के बीमार पड़ने पर तुम्हारे ऊपर काम का भार न पड़ता। पर तुम दोनों तो हमेशा ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती हो, बजाय एक दूसरे का सहारा बनने। उषा की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी का सिर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद फिर कभी वो दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करना बंद कर देती हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर उन्हें देसी और मॉडर्न तरीके से काम करना सिखाती हैं।